हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 15। हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने 143 तक पढ़ लिया था। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी थी जिसमें पता चल रहा था चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग से कौन कौन सी चीज़ों में चार्ज आ जाता है और जो जिसके अंदर चार्ज आता है वो चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो चार्जिंग आती है रबिंग से वो कहलाती है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ कुछ चीज़ें हैं, सब में चार्ज आ रहा है, लेकिन आप देखो स्टील रॉड में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारे जितने मेटल हैं वो मेटल्स कैन नॉट बी चार्ज यूजिंग रबिंग। रबिंग करके हम मेटल्स को चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ एक और एक्टिविटी दी है आपकी, 2 बैलून्स बांधे हुए हैं, इनको चार्ज किया गया है किस चीज से? रब करके, क्लॉथ से। और रब करने के बाद आप देखना जब इनमें चार्ज आ जाएगा तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। इस एक्टिविटी से पता चलता है कि 2 तरह के चार्ज होते हैं हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो सेम चार्ज है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, पीछे हटाएंगे। और अगर अगर सेम चार्ज है आपके तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज है, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये इससे हमें पता चला कि हाँ 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी। जो चार्ज बॉडी है, जैसे आप मोम को रगड़ रगड़ के उसमें चार्ज ले आओ और उस पर फिर पेपर के पीसेस के ऊपर करो तो वो पेपर के पीसेस को अपनी तरफ खींच लेगी। इसका मतलब चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप अपना एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको करंट लगता है, आपके अंदर करंट थोड़ी है, वो वहां से करंट आपको लग रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है आपको, ठीक है? तो the glass rod acquires a positive charge when rubbed with a silk as a convention। आप देखो ग्लास रोड जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब उस सिल्क से उसे रब किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज और आपको बताई गई है कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग आर स्टैटिक एंड दे डू नॉट मूव। जो इलेक्ट्रिक चार्ज रगड़ के आता है वो हमारा स्टैटिक टाइप का चार्ज होता है और वो मूव नहीं करता अपने आप। व्हेन द चार्ज मूव्स इट अब जब चार्ज कोई किस तरह का मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, ठीक है? और ये आपका चार्ज जो है रबिंग से वो मूव नहीं करेगा, उसी पर रहेगा, ठीक है? मूव नहीं करेगा एक सामान से, एक थिंग से दूसरे थिंग पर। और एक चीज और, ओनली चार्ज इंसुलेटर्स जो है उनमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है। जो आपके इंसुलेटर्स हैं, ओनली चार्ज इंसुलेटर्स, उनके अंदर ही ऐसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है। इंसुलेटर आपको पता है, प्लास्टिक, ग्लास, इस तरह की चीजें। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे चार्ज पर कैसे फ्लो करते हैं? मेटल कंडक्टर की वजह से। इलेक्ट्रोस्कोप इज द डिवाइस वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोस्कोप जो है इसी प्रिंसिपल काम करता है कि मान लो एक हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट है और इससे हम इलेक्ट्रोस्कोप को आप कनेक्ट करोगे तो वो चार्ज उसमें फ्लो करेगा और हमें पता चल जाएगा कि ये चीज के अंदर करंट है, ठीक है? ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप हो गया, करंट इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए एक डिवाइस हो गई। अब आप आ जाओ अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग का होता है ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ चार्ज ऑब्जेक्ट से उस चार्ज को कहाँ पहुंचाना? अर्थ के अंदर पहुंचाना, आपका अर्थिंग कहलाता है। आपने सुना भी होगा अर्थिंग करवा दो। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक आपको नहीं लगता। अगर किसी चीज में करंट आ जाता है तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक आपको नहीं लगेगा या फिर हल्का फुल्का लगेगा, क्योंकि वो जो अर्थिंग हो रखी है उससे जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ हो जाएगा? चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा आपका अर्थ के अंदर। लाइटनिंग क्या होती है? आपको पता है, बिजली कड़कना, वही आपकी लाइटनिंग है। आपने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा था दैट एयर करंट मूव्स अपवर्ड। एयर करंट जो है वो अपवर्ड मूव करता है और वाटर ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव करते हैं। और थंडरस्टॉर्म के दौरान ड्यू टू दिस मूवमेंट द चार्जेस इन वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्लाउड सेपरेट्स इन सच अ वे। इस मूवमेंट से जो चार्ज है वाटर मॉलिक्यूल का वो इस तरह से अलग होता है कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपर एज ऑफ क्लाउड के ऊपर वाले किनारों पर आ जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो नीचे वाले किनारों पर आ जाता है। और जब आपस में वो टकराते हैं तो आपका लाइटनिंग होती है। दीज चार्जेस की बिल्डिंग अप, अब ये बनते बनते बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एयर वैसे तो इंसुलेटर होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बट इतना ज्यादा ये चार्ज बढ़ जाता है कि एयर फिर ब्रेकअप हो जाती है। एयर की ये प्रॉपर्टी, इंसुलेटर नहीं रहता वो, और इसको नहीं रोक पाता इस फ्लो को। और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब मिलते हैं तो क्या आता है? ब्राइट लाइट और साउंड के साथ वो आपस में टकराते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, उनका टकराना और उसमें साउंड और लाइटनिंग प्रोड्यूस होना। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन क्लाउड्स। अब ये चीज जो है क्लाउड्स के और ग्राउंड के बीच में भी हो सकती है, आपकी
दो नाइबरिंग क्लाउड्स है उनके बीच भी हो सकती है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्ट्राइक। जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है बहुत तगड़ा करंट प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, और एयर भी बहुत गर्म हो जाती है, ठीक है। और अगर लाइटनिंग कैन डैमेज बिल्डिंग बर्न ट्रीज, तो ये इतनी खतरनाक है, डैमेजिंग है ये। इसके लिए क्या सेफ्टी करें, जब लाइटनिंग हो रही हो, ये थंडर वगैरह हो रही हो, तो आप जो है किसी सेफ प्लेस पर चले जाएं और वेट करें कि हाँ लास्ट थंडर आपने सुना, उसके बाद वेट करें कि हाँ कुछ देर के लिए अब थंडर बंद हो गया। सेफ प्लेस का मतलब क्या है, कोई लो राइजिंग को नीचे छत जो हो ज्यादा ऊंची ना हो, ज्यादा ऊंची चीजों में नहीं आपको शेल्टर लेनी है, ट्री वगैरह के नीचे शेल्टर नहीं लेनी है। बस ये वगैरह हो, कार वगैरह, तो उसमें बैठ जाए, उसकी क्लोज कर ले दरवाजे वगैरह। अब अगर आप घर से बाहर, डू एंड डोंट्स, अब थंडरस्टॉर्म के दौरान आप क्या करें, अगर आप घर से बाहर है तो क्या क्या करें, घर के अंदर है तो क्या करें। घर के बाहर है तो आप देखो ओपन व्हीकल है आपके, जो मोटरसाइकिल वगैरह उनसे वो सेफ नहीं है, क्लोज वाली जगह ज्यादा सेफ है। और ओपन प्लेसेस पर ना जाए, ज्यादा खुले में ना जाए, और डू नॉट लाई डाउन ग्राउंड पर ना लेटे ज्यादा आप, बल्कि आप नीचे बैठ जाएं और अपना सर जो है अपने घुटनों के बीच में छुपा ले। अगर ऐसी कोई आपको प्लेस नहीं मिल पा रहा है क्लोज, तो आप ऐसे कर सकते हैं। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ट्री वगैरह के नीचे ना शेल्टर, अम्ब्रेला लेकर ना निकले। फॉरेस्ट में हो तो छोटे ट्रीज के नीचे छुपे, बड़े ट्रीज के, ऊंचे ट्रीज के नीचे ना छुपे। स्टे अवे फ्रॉम टॉल ट्रीज वगैरह, ये सब लिखा है। मेटालिक ऑब्जेक्ट को टच ना करे, पोल वगैरह को टच ना करे, खंबे वगैरह को। इफ इनसाइड द होम, घर में है तो इलेक्ट्रिक चीजें जो है सारी बंद कर दे, टीवी कंप्यूटर सब। वायर वाले फोन यूज ना करें, मोबाइल वगैरह आप यूज कर सकते हैं, ऐसे इंसान को कॉल ना करें जो वायर वाला फोन यूज कर रहा हो। और रनिंग वाटर का यूज ना करें, बाथ वगैरह ना लें, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। डू नॉट टच मेटलिक ऑब्जेक्ट, मेटल वाले ऑब्जेक्ट को टच ना करें। अब लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं हमारे, कुछ लाइटनिंग से बचने के लिए कुछ कंडक्टर्स बने होते हैं और उनका यूज होता है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं ऊंची ऊंची, तो उसमें लाइटनिंग कंडक्टर्स का यूज होता है। ये बने होते हैं हमारे, जैसे कॉपर का लंबी सी वो हो जाएगी रॉड, और उसके ऊपर कांटेदार शार्प स्पाइक्स बने होंगे, स्पाइक्स कांटे शार्प और अपर एंड पर लगे होंगे इसके, और इसका लोअर एंड जो है कहाँ पर होगा, वो अर्थ के में दबा होगा, ठीक है। अपर एंड थोड़ा सा बिल्डिंग से ऊंचा होगा, अगर ये बिल्डिंग है तो इससे थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे, ताकि अगर आपका लाइटनिंग आए तो वो उस पर हिट करे, रोड पर, बिल्डिंग को हिट ना करे, तो वो अपनी तरफ उसको खींच ले। तो आपका इस तरह से होता है लाइटनिंग कंडक्टर्स। और ये क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक चार्ज को कहाँ पहुंचा देते हैं, ग्राउंड में, ठीक है, जमीन के अंदर उसको पास कर देते हैं जो चार्ज आता है, और बिल्डिंग सेफ रहती है। एक और नेचुरल फिनोमिना है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थ हमारी शेक होने लगती है, हिलने लगती है, ये आपने देखा भी होगा। अभी व्हाट इज अर्थक्वेक, सडन मूवमेंट और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ का एकदम से हिलना, कपकपाना, थरथराना, वो आपका क्या कहलाएगा, अर्थक्वेक कहलाएगा। विच लास्ट फॉर अ पीरियड टाइम, थोड़े समय के लिए रहता है। इट इज कॉज टू द डिस्टर्बेंस की डाउन इनसाइड द क्रस्ट, ये क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है कुछ डिस्टर्बेंस होता है प्लेट्स का, उसकी वजह से आता है। अर्थक्वेक्स अकर ऑल ओवर द अर्थ ऑल द टाइम, अर्थक्वेक जो है पूरी अर्थ पर होता है, कभी भी हो जाता है। दे में रेंज फ्रॉम माइल्ड, अब ये इनकी भी रेंज है, हल्का माइल्ड हो गया, और ज्यादा मॉडरेट, और ये सब होता है आपका, उस कैटेगरी होती है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी, अर्थक्वेक की वजह से बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड्स, बहुत सारी चीजें इसकी वजह से हो सकती है। लैंडस्लाइड कर जाती है पूरी पूरी, मतलब खिसक जाती है लैंड्स, और सुनामी आ जाती है। और सुनामी का भी बताया इन्होंने, जो आई थी 2004 में इंडियन ओशन में दिसंबर में, वो अर्थक्वेक की वजह से आई थी। अर्थक्वेक के कारण क्या क्या है, तो यही है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंटिन्यूअस पीस। आउटर मोस्ट लेयर जैसे आपको दिखती है वो इतना कंटिन्यूअस पीस नहीं है, एक पीस नहीं है, वो लेयर्स में है। बट इट इज मेड ऑफ पीसेस कॉल्ड प्लेट्स, बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर बनी है। ऐसे नहीं हमें जो जमीन दिख रही है वो बिल्कुल एक ही है, बहुत सारी लेयर्स है नीचे तक। ड्यू टू द स्लो मूवमेंट इनसाइड द अर्थ, अब अर्थ के अंदर कुछ ऐसा मूवमेंट हो सकता है, मान लो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ, इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, ये आपका आउटर स्पेस है, उसके अंदर जो क्रस्ट है, क्रस्ट में आपका मेंटल भी है, ये आपका इनर कोर है, आउटर कोर है। तो बहुत ज्यादा गर्मी जब आपकी अर्थ में कोर में हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपकी प्लेट्स वगैरह हिल जाती है। बहुत सारी प्लेट से मिलकर हमारी अर्थ बनी है, तो वो प्लेट खिसक जाती है, मूवमेंट होता है अर्थ के अंदर उनका, तो फिर वो ऊपर भी दिखाई देता है। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 लार्ज प्लेट्स एंड सेवरल
7 लार्ज प्लेट्स में डिवाइडेड है अर्थ और बहुत सारे स्मॉल प्लेट्स हैं, उनसे मिलकर बना है। मोस्ट अर्थक्वेक्स टेक प्लेस एट द बाउंड्रीज वेयर द प्लेट्स मीट थ्रू एंड दे में आकर विद इन द प्लेट्स। मतलब इस तरह से प्लेट्स आपको नेक्स्ट पेज पर देखो, इस तरह से प्लेट्स जुड़ी रहती है। और देखो ये जो आपका वीक पॉइंट होता है जहां पर ये आपस में जुड़ी रहती है, देखो यहां से खिसक गई तो आपका अर्थ ऑब्वियसली शेक करेगा। मोस्ट कॉमन कॉजेज, अब अर्थक्वेक का मोस्ट कॉमन कॉज यही है, अर्थ प्लेट्स का मूवमेंट। और भी कॉज है, वॉल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक आता है। जब आपकी ज्वालामुखी फटती है तो भी उसमें जो एनर्जी निकलती है वो भी इतनी हाई होती है कि आसपास का एरिया शेक करने लगता है, हिलने लगती है जमीन। तो ये भी एक रीजन है अर्थक्वेक का, और ज्यादातर तो ये रीजन, बड़ा रीजन तो यही है अर्थ प्लेट्स का मूवमेंट। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन वेयर अर्थक्वेक मोस्ट अकर। जो बाउंड्रीज हैं प्लेट्स की जहां से वो आपस में जुड़ती हैं वही वीक पॉइंट होता है अर्थक्वेक का आने का। दीज वीक जोन्स आर कॉल्ड सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स। ये जो आपके वीक जोन्स होते हैं ये सेस्मिक या फॉल्ट जोन कहलाते हैं, जहां पर आपकी अर्थ का मूवमेंट, प्लेट्स का मूवमेंट ज्यादा होता है। इंडिया में सेस्मिक जोन में कश्मीर, वेस्टर्न कुछ जगह है जहां बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक नापने के लिए रिचर स्केल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, कितना अर्थक्वेक है, कितनी मात्रा में आया है वो बताने के लिए। अब 2 से 4 के बीच अगर वो दिखाता रिचर स्केल में तो इसका मतलब बहुत ये डैमेजिंग नहीं है, और अगर 4 से 6 के बीच दिखाएगा कि हाँ तो थोड़ा बहुत डैमेजिंग तो है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन सब 7 तो बहुत ज्यादा हो गया, अबव 7 मतलब ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग वाला अर्थक्वेक है। और इनमें डिफरेंस भी बताया कि अगर 4.0 अर्थक्वेक कहा जाए और 5.0 कहा जाए, इसका मतलब 5.0 जो है 4.0 से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। इतना मतलब एक नंबर चेंज होने से इतना ज्यादा डेंजरस वो अर्थक्वेक बन जाता है। 4 कहूं मैं कि रिचर स्केल में 4 आ रहा है या रिचर स्केल में 5 आ रहा है, इसका मतलब अगर 5 आ रहा है तो 4 वाले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब ये तो वाइब्रेशन कॉज बाय अर्थक्वेक से वाइब्रेशन होती है धरती में, और वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है वाइब्रेशन हमारी अर्थ सरफेस पे। और इन रेज को क्या कहते हैं, सिस्मिक रेज। जो अर्थक्वेक की वजह से रेज जो आती हैं वाइब्रेशन की वजह से, वो हमारी सिस्मिक रेज होती है, और इनको नापने के लिए काम आता है सिस्मोग्राफ। एक और इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ। इस चैप्टर में आप इंस्ट्रूमेंट का नाम बहुत ध्यान रखें, किस चीज को किस चीज से नापा जा रहा है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स को नापने के लिए काम आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेटिंग रॉड, पेंडुलम। वाइब्रेटिंग रॉड है, पेंडुलम है, एक उसमें पेन लगा हुआ है, इन सब से बना हुआ है। तो आप देखो जैसे ये वाइब्रेशन आएगी तो ये हिलेगा, और यहाँ से फिर ये आपकी पेंसिल हिलने शुरू होगी, इससे ग्राफ बनता चला जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि कितना आपका उस ग्राफ में इसको आप नापते हैं किस तरह से अर्थक्वेक आपका कितना आया है। तो जिस एरिया से आपका अर्थक्वेक शुरू होता है, ओरिजिन होता है, वो आपका फोकस कहलाता है, और जो जमीन है जस्ट उसके ऊपर वाली वो एपिसेंटर कहलाती है। और साइंस की वो ब्रांच जिसमें अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं वो सेस्मोलॉजी कहलाती है, और जो अर्थक्वेक के बिहेवियर को बताता है, किस तरह का अर्थक्वेक है, उसका टाइप बताता है, वो सेस्मोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक से हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को? अगर आप घर में अपने बिल्डिंग्स वगैरह में किस तरह के आप अरेंजमेंट रखें, कबर्ड शेल्फ्स वगैरह अच्छे से फिक्स होने चाहिए। पता चला हल्का सा कोई अर्थक्वेक आया और आपकी अलमीरा गिर गई। सीलिंग फैन, एयर कंडीशनर वगैरह सब अच्छे से फर्मली वो भी मजबूती से टिके होने चाहिए, इनके गिरने से बहुत डैमेज होता है। वॉल हैंगिंग चीजें हैं जैसे फोटो फ्रेम है, वॉल क्लॉक, ये सब भी अच्छे से लटकी होनी चाहिए, वरना सबसे पहले ये गिरते हैं। बिल्डिंग मस्ट हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। अब फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए घर में, अगर किस तरह कोई आग लग जाए तो आप उसको बुझा सकें। आप अगर घर में है तो क्या करें कि टेबल वगैरह के नीचे छुप जाए, कोई आया तो मजबूत चीज के नीचे छुप जाए कि अगर कुछ गिरे तो आपके ऊपर ना गिरे। अगर आप बेड वगैरह पे हैं तो मोटे से तकिए वगैरह से अपने सर को ढक ले, हेड को बचा ले अपना। स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट। टॉल ऑब्जेक्ट से दूर रहें। अगर आप ग्राउंड वगैरह में, अगर बाहर हैं, आउटसाइड हैं, तो आप क्या करें, मूव अवे, बिल्डिंग से दूर रहें ताकि कभी वो गिर ना जाए। पोल या ट्री वगैरह से दूर रहें। ड्रॉप टू द ग्राउंड। ग्राउंड पर आप बैठ जाएं। इफ यू आर इन द व्हीकल। अगर आप किसी व्हीकल के हैं, अंदर हैं, तो अब जब तक वो हिल रही है जमीन, आप धीरे धीरे स्लो ड्राइव करके ओपन एरिया में पहुंच जाएं आप, और ब्रिज वगैरह से, टनल वगैरह, ट्री वगैरह से दूर हो जाएं। ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको लेनी है। नेक्स्ट आपका देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सरसाइज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो रबिंग से आई थी
फ्रिक्शन से आई थी आपकी, वो उससे कौन चार्ज नहीं होता, तो आपके मेटल नहीं हो रहे थे, ठीक है, मेटल नहीं हो रहा आपका, उसमें स्टील की रोड वगैरह नहीं होगी, बाकी तो सब हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज विद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से आप ये मेटल रोड को नहीं कर पाएंगे। और द फॉल्टी जोन इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो फॉल्टी जोन होता है उसे क्या कहते हैं, सेस्मिक जोन कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा था आपका, ये आपका फॉल्टी जोन आपका क्या कहलाएगा, सेस्मिक जोन कहलाएगा। और ट्रू फॉल्स में आपका जितने भी मेटल्स हैं लाइक स्टील कैन नॉट बी चार्ज बाय रबिंग, ये सब रबिंग से चार्ज नहीं होते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका ट्रू फॉल्स, चार्ज ऑब्जेक्ट ऑलवेज अट्रैक्ट इज अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं है, चार्ज ऑब्जेक्ट जो है आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, हमने पढ़ लिया था यहाँ पर फैक्ट बॉक्स में, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एंड अनचार्ज बॉडी। तो फॉल्स है। लाइटनिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ टॉल प्लास्टिक रोड, टॉल प्लास्टिक रोड से बने होते हैं, तो ये हमने लाइटनिंग कंडक्टर में पढ़ा था, ये आपका किससे बना है, पेज नंबर 147 पर पढ़ा था हमने कि लॉन्ग कॉपर रोड से बने होते हैं, ठीक है, और इसका अदर एंड जो है वो भी एल्यूमिनियम और या कॉपर का है, जो कि जमीन के अंदर तक दबा होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। इट इज इजी टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक, हाँ तो ये इजी है, इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास नापने के लिए, तो ट्रू कर दो, अर्थक्वेक को नापना इजी है। गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, नेम द मटेरियल दैट कैन बी चार्ज विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से कौन कौन सी मटेरियल आप चार्ज कर सकते हैं, तो आपने पेज नंबर 143 पर देखें, ये सारे ऑब्जेक्ट आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर सकते हैं, बैलून, ग्लास, रोड, इरेजर, ये सब। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जहां शुरू होता है वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, तो आपने इसको पढ़ा था, ये आपका कहलाता है फोकस, ठीक है, जहां पर एंटर आपका ये शुरू होता है अर्थक्वेक वो कहलाता है फोकस, फोकस के जस्ट ऊपर वाली जमीन कहलाती है आपकी एपिसेंटर, सिर्फ फोकस बताना है इसमें। इट इज द ऑब्जेक्ट विच एक्वायर्स द चार्ज, जो चार्ज ले लेता है वो क्या होता है, वो होता है चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट डू यू मीन बाय थंडर, थंडर क्या है, तो थंडर आपने पीछे सारे इसमें पढ़े भी हैं, और कुछ के आंसर आपको इसमें भी मिल जाएंगे, क्विक राउंड में भी। थंडर क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या कहलाता है, ये आपको पेज नंबर 143 पर ही मिल जाएगा, चार्ज बाय फ्रिक्शन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अब यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से व्हेन द प्लास्टिक रिफिल्स, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक दे देंगे, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहलाएगा। व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर आप यहाँ देख लेंगे, पेज नंबर 147, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग और अदर डैमेजिंग वायर से बचाते हैं, और यहाँ तक एंड तक, ठीक है। लोअर एंड इज आपका अर्थ, यहाँ तक आएगा आपका आंसर, अर्थ तक। 1 2 3 4 5 5th लाइन में अर्थ तक आंसर आएगा शुरू से। लाइटनिंग कंडक्टर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब शॉर्ट में देने की कोशिश करेंगे आंसर, लेकिन 3-4 लाइन भी शॉर्ट ही है। डिस्क्राइब इन डिटेल, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट चार्ज्ड बॉडी। तो इस क्वेश्चन में आपसे डायग्राम पूछा है उस इंस्ट्रूमेंट का जो चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। तो हमने पेज नंबर 144 में पढ़ा था कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप यूज होता है, बट देयर इज नो डायग्राम इन बुक। तो इसका सिर्फ नेम लिखकर आप छोड़ दो, डायग्राम बुक में ही नहीं है तो आप नहीं बनाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई लाइटनिंग अकर्स, लाइटनिंग क्यों होती है ये एक्सप्लेन करना है आपको। तो आप देखिए आपका पेज नंबर 145 पर है ये वाला, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस इन द वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेट, ये पूरा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस किस पर आ जाएगा, और यहाँ से पूरा आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तक, ठीक है। या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ना करो तो आप यहाँ तक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मीट रिजल्टिंग प्रोडक्शन ऑफ लाइट या साउंड तक आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा पूरा समझाना कि किस तरह से लाइटनिंग होती है। नेक्स्ट हमारा है सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग। अब लाइटनिंग से बचने के लिए हमें 3 चीजें बतानी हैं, तो ये सारे आप बता सकते हैं। इनमें से कोई भी 3 चीजें लाइटनिंग से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये भी हमारा इसमें भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से 3 पॉइंट्स ले सकते हैं आप।